नमस्कार, टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संगम काल के बारे में। संगम तमिल भाषा जो क्षेत्र है वहां पर संगम आयोजित किए। संगम यानी इसका अर्थ है संघ। तो संघ यानी ये जो सम्मेलन आयोजित किए गए और इन सम्मेलनों में कवियों ने मिल करके बैठ करके और साहित्य लिखा। तो इस सम्मेलन में ये जो सम्मेलन थे वो लगातार लंबे समय तक चलते रहे और इन संगमों का जो आयोजन है वो करवाया पांड्य शासकों ने। इन्होंने करवाया पांड्य शासकों ने करवाया और ये संगम चलते रहे कितने वर्षों तक? 9950 वर्ष तक चलते रहे और इसमें भाग लेने वाले पांड्य राजा थे 197। तो कहने का अर्थ है लगभग 10,000 वर्ष तक ये संगम चलते रहे। ठीक है। अब जो संगम काल की हम बात करें तो संगम काल है उसको रामशरण महोदय जो प्राचीन भारत के इतिहासकार हैं और रामशरण शर्मा ने संगम काल का जो निर्धारण बताया है वो बताया 300 से लेकर के 600 ईस्वी तक का काल है वो उन्होंने माना है। कौन सा? संगम काल। तो इन पांड्य शासकों ने 9950 वर्षों तक 197 पांड्य शासकों ने क्या किया? संगम का आयोजन किया और इन संगमों में कवि बैठ करके और साहित्य पर काम करते रहे। अब हम देखते हैं मुख्य रूप से 3 संगम। कितने संगम हुए? 3 संगम हुए और ये संगम कहाँ हुए और इनमें की जो अध्यक्षता है वो किस किसने की उसके बारे में बात करें। तो पहला जो संगम है, पहला संगम कहाँ आयोजित किया गया? मदुरा, क्योंकि पांड्यों की राजधानी मदुरै या मदुरा थी। और जो दूसरा संगम था उसका आयोजन है वो मदुरा, क्योंकि मदुरा उस समय हम देखें कि जो तीसरा संगम किया गया था तो तीसरे संगम के काल में मदुरा है वो जो पहले वाला मदुरा उनकी राजधानी थी वो डूब चुकी थी और जो तीसरा संगम वो बाद की मदुरा में किया। तो दूसरा संगम है वो कहाँ किया गया? कपाटपुरम में किया गया था और जो तीसरा सम्मेलन है वो कहाँ किया गया था? उत्तरी मदुरा में किया गया था। यानी जो पहले वाली ये मदुरा है वो डूब चुकी थी और बाद में उत्तरी मदुरा में किया गया। तो पहला मदुरा में, दूसरा कपाटपुरा में और तीसरा उत्तरी मदुरा के अंदर किया गया। इनके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष इनके कौन थे? तो पहले जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसने की? अगस्त्य ऋषि। किसने की? अगस्त्य ऋषि। और जो दूसरा संगम था उसकी जो अध्यक्षता है वो किसने कर दी? तोलकापियर। किसने की? तोलकापियर ने इसकी अध्यक्षता कर दी। और जो तीसरा संगम था उसकी अध्यक्षता कर दी नकीरन। किसने कर दी? नकीरन। तो तीनों संगमों पे आज हमें याद रखना है आयोजन स्थल और उनकी अध्यक्षता करने वाले लोग। तो पहले का आयोजन किया मदुरा में और उसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने, दूसरा कपाटपुरम में और इसके अध्यक्ष तोलकापियर थे, उत्तरी मदुरा तीसरा था और इसके अध्यक्ष नकीरन थे। अब इन संगमों के अंदर लिखे गए जो ग्रंथ थे वो क्या नष्ट हो गए। पहली और जो संगम थी उसके पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, लेकिन जो तीसरी मदुरा है, जो मदुरा में संगम हुई उत्तरी मदुरा में, तो वहां के जो ग्रंथ थे वो अवशिष्ट रूप के रूप में ही बचे हैं। लेकिन जो दूसरी संगम हुई यहाँ पर हमें एक ग्रंथ मिलता है, तोलकापियर ने लिखा था तोलकापियम। क्या लिखा? तोलकापियम लिखा। तो ये हमें मिलता है और तोलकापियम क्या है? व्याकरण का ग्रंथ है। तो तोलकापियम व्याकरण का ग्रंथ है और इसमें क्या मिलता है? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख भी मिलता है। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख भी हमें किससे मिलता है? तोलकापियम से मिलता है। और वैसे हम बात करें तो जो आशुलायन ग्रह सूत्र है
आश्वेलाइन जो ग्रह सूत्र है उसमें भी हमें 8 प्रकार के विवाहों के बारे में जानकारी मिलती। तो कहने का अर्थ है कि दूसरी संगम का जो अध्यक्ष था तोलकाप्य, उसका एक ग्रंथ मिलता है तोलकाप्यम, और जो कि व्याकरण का ग्रंथ था, और इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। अब बात करते हैं अगस्त्य ऋषि के बारे में। तो अगस्त्य ऋषि जो आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता का दक्षिण में जो विस्तार किया, वो पहली बार किसने किया था? अगस्त्य ऋषि ने किया था। और अगस्त्य ऋषि ने ही वहां पर कृषि से संबंधित कार्य करना प्रारंभ किया था। तो कृषि का विकास और आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किसने किया? अगस्त्य ऋषि ने किया था। अब हम बात करते हैं इनके अलावा साहित्य की। इनके अलावा भी जो संगम काल है उसका साहित्य हमें मिलता है, और वो कौन कौन से साहित्यिक ग्रंथ हैं। इनमें हम बात करें तो शिल्पादिकार, और दूसरा है मणिमेखले या मणिमेखले। तो शिल्पादिकारम का जो रचनाकार है वो है इलांगो, और जो मणिमेखले है उसका है शीतले सतनार। कौन है? शीतले सतनार है। तो शीतले सतनार है किसका है? मणिमेखले का रचनाकार है, और शिल्पादिकारम का रचनाकार इलांगो है। तो इलांगो है वो किस धर्म? जैन धर्म से संबंधित था, और जो शीतले सतनार है ये किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से। अब हम बात करते हैं इन ग्रंथों में क्या मिलता है। तो जो शिल्पादिकारम है उसकी कहानी है, इसको क्या बोलते हैं? नूपुर की कहानी। इसकी नूपुर की कहानी। तो नूपुर की कहानी यानी नूपुर पायल की कहानी है, वो मिलती है। तो इसमें पात्र कौन कौन है? एक तो है कोवलन, कणगी, और माधवी। कोवलन, कणगी और माधवी। कोवलन और कणगी इनका विवाह हुआ। कणगी कोवलन की पत्नी है, और बाद में क्या हुआ कि कोवलन का प्रेम संबंध किससे चलता है? माधवी से चलता है। और कोवलन माधवी के चक्कर में अपना सारा धन है वो गंवा बैठता है, और बाद में कोवलन अपनी पत्नी कणगी के पास आता है, और कोवलन और कणगी दोनों क्या है कि मदुरा की तरफ जाते हैं। मदुरा यानी पांड्यों की राजधानी। तो वहां जाते हैं, तो इसी समय रानी का कंगन भी क्या है कि जो उसका नूपुर था वो भी गायब हो जाता है, चोरी हो जाता है। तो राजा झूठे आरोप में कोवलन को फंसा देता है, और उसे तुरंत ही मृत्युदंड दे देता है। तो इस कारण कोवलन को मृत्युदंड दे दिया जाता है, और कणगी क्या इस बात से नाराज हो जाती है कि मेरे पति का कोई दोष इसमें नहीं है। तो कोवलन की मृत्यु के बाद राजा खुद को बड़ी गिलानी हुई, राजा ने आत्महत्या कर ली, और रानी ने श्राप, कणगी ने उस राज्य को, पांड्य राज्य को श्राप दे दिया, और मधुरी नगरी जल गई। तो ये कहानी है वो किसकी मिलती है? शिल्पादिकारम में मिलती है, जो कि इलांगो ने लिखा है। कोवलन, कणगी और माधवी की कहानी। दूसरा है मणिमेखली। मणिमेखली किसकी पुत्री है? कोवलन और माधवी की पुत्री है, उसकी कहानी है। और बाद में कहा जाता है कि जो मणिमेखली थी उसने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। अपनी माता से आज्ञा लेकर के उसने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। किसने? मणिमेखली। तो ये 2 ग्रंथ हो गए। इनके अलावा हमें और ग्रंथ मिलते हैं, जैसे जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि ये किसने लिखा? तिरुंतक देवर ने लिखा। किसने लिखा? तिरुंतक देवर ने लिखा जीवक चिंतामणि। ठीक है। इसके अलावा है कुरल, और कुरल बड़ा प्रसिद्ध रहा है क्योंकि तमिल क्षेत्र की बाइबल माना जाता है। तो कुरल की जो रचना है वो किसने कर दी? तिरुवल्लुवर ने कर दी। किसने कर दी? तिरुवल्लुवर। क्योंकि नाम में जैसे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जीवक चिंतामणि है वो तिरुंतक देवर ने उसकी रचना की है, और जो कुरल है उसकी रचना तिरुवल्लुवर ने की। तो ठीक है।
तो इस काल के ये ग्रंथ है। इसके अलावा हम बात करें अहनानूर। अहनानूर भी क्या है, तमिल क्षेत्र का एक ग्रंथ है, जिसकी हमने बात की थी कि मौर्य काल की भी जानकारी उसमें मिलती है ना। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की जो विजय की थी है ना, तो दक्षिण का क्षेत्र उसके साम्राज्य में था, तो उसके बारे में जानकारी अहनानूर और मुरनानूर दो तमिल ग्रंथ भी देते हैं हमें। तो वो जो अहनानूर है उसकी रचना किसने की, मामूल्लार ने की। किसने, मामूल्लार ने अहनानूर की रचना की थी। तो ये उस काल के एक कई अन्य साहित्यिक ग्रंथ हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं संगम काल के राजवंशों के बारे में। संगम काल के राजवंशों में देखें तो संगम काल के अंदर महत्वपूर्ण 3 राजवंश आते हैं हमारे सामने। एक तो है चेर, दूसरा है चोल और तीसरा है पांड्य। क्योंकि संगम का आयोजन किनके काल में हो, पांड्यों के काल में हो, है ना। तो कौन कौन से राजवंश है, एक तो चेर है, एक चोल है और एक पांड्य। तीनों तमिल क्षेत्र के हैं। हालांकि हम पढ़ते हैं जो 7वीं से 12वीं शताब्दी पढ़ते हैं वहां पर भी हम चोल पढ़ते हैं, लेकिन ये चोल उनसे पहले के हैं और उनका विकास बाद में हुआ, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, चेर, चोल और पांड्य। चेर है इन तीनों में क्या है, सबसे प्राचीन है और सर्वाधिक उल्लेख भी इनका किया गया है, सर्वाधिक उल्लेख भी किसका किया गया है, चेरों का किया गया है। और सर्वाधिक प्राचीन जो राजवंश है वो भी चेर है। चेरों की जो राजधानी थी, राजधानी कौन सी है इनकी, वांजी। कौन सी है, वांजी। तो चेरों की राजधानी वांजी थी और इनका जो प्रतीक था वो प्रतीक था धनुष। प्रतीक क्या था, धनुष इनका प्रतीक हुआ करता था। राजधानी वांजी हुआ करती थी। सबसे प्राचीन राजवंश चेर था। और चेर थे वो कहां थे, मालाबार के क्षेत्र में थे। मालाबार यानी केरल का जो क्षेत्र है वहां पर ये थे, तो चेर थे वहां पर। अब हम बात करते हैं चेर वंश के जो शासक हैं उनके बारे में। तो हमें इनको आराम से समझना है क्योंकि इनकी बातें कम है लेकिन थोड़ा सा मामला टफ रहता है, तो इसलिए आराम से। पहला जो शासक है उसके बारे में हम बात करें तो वो है उदयनजेरल। कौन सा है, उदयनजेरल। तो उदयनजेरल जो था वो महाभारत काल का था, उनके समकालीन था। तो उदयनजेरल ने क्या किया, महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया, महाभारत का युद्ध लड़ा गया, तो उस युद्ध में लड़ने वाले जो योद्धा थे उन योद्धाओं को उसने क्या करवाया था, भोजन करवाया था। ठीक है, तो उदयनजेरल ने क्या किया, महाभारत के जो योद्धा थे उन योद्धाओं को उसने भोजन करवाया था। उसके बाद जो दूसरा शासक है उदयनजेरल के बाद है नेदुजेरल। तो नेदुजेरल है वह काफी प्रतापी शासक था और उसने क्या किया, हिमालय तक विजय की। हिमालय तक विजय की यानी हिमालय तक का क्षेत्र उसने जीत लिया था। और नेदुजेरल इस उपलक्ष्य में, हिमालय तक की विजय करने के उपलक्ष्य में उसने एक उपाधि भी धारण कर ली और उस उपाधि का नाम है इमयवरमन। क्या नाम है, इमयवरमन, यानी हिमालय तक सीमा वाला इमयवरमन। इसका किसकी उपाधि है, नेदुजेरल की उपाधि है इमयवरमन। उसके बाद जो तीसरा शासक आया उसका नाम है सेनगुटुवन। सेनगुटुवन किस वंश का है, चेर का। तो जो सेनगुटुवन था उसने क्या किया, पहला काम तो है पतिनी पूजा। पतिनी या इसको बोलते हैं कणंगी पूजा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पतिनी पूजा या कणंगी पूजा का प्रारंभ है वो किसने किया था, तो सेनगुटुवन ने, जो चेर वंश का शासक था, उसने किया पतिनी पूजा। और इसने उत्तर भारत में भी विजय की और उत्तर में गंगा नदी तक का जो क्षेत्र उसने अधिकार में ले लिया, वहां तक उसने विजय कर ली सेनगुटुवन ने। ठीक है, तो उत्तर में
गंगा नदी तक उसने विजय की और पतिनी पूजा का भी प्रारंभ उसने कर दिया। इसके अलावा चौथे नंबर पर एक और शासक है अदिग ईमान। क्या नाम है? अदिग ईमान। वह भी एक महत्वपूर्ण शासक था और उसके काल में कृषि क्षेत्र में बड़ा ध्यान दिया गया और उसने क्या किया? गन्ने की खेती का प्रचलन किया, गन्ने की खेती का विकास उसने किया था। तो ये हमारे सामने शासक थे चेर वंश के और इनकी ज्यादा महत्व बात नहीं, हम क्या करेंगे, हमें उन्हीं मूल फैक्ट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि उदयनजैरल था, उसने क्या किया? महाभारत के योद्धाओं को भोजन करवाया। नेदुनजैरल था, उसने हिमालय तक विजय की और उसको इम्यवरमन की इसलिए उसने उपाधि धारण की। और जो सेन गुटुवान था उसने पतिनी कणगी की पूजा प्रारंभ कर दी और उत्तर में गंगा नदी तक क्षेत्र पर उसने अधिकार कर लिया, विजय की। और जो अदिग ईमान था और उसने कृषि के अंदर सुधार किया और गन्ने की खेती का प्रचलन उसने करवा दिया। ये थे चेर वंश के जो शासक थे। अब हम बात करते हैं चेरों के जो राजधानी थी और उसके काल में क्या क्या हुआ। तो व्यापार की हम बात करें तो इन लोगों ने व्यापार के अंदर बंदरगाहों का सहारा लिया और इनका सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था बंदर। कौन सा? बंदर। बंदरगाह वो इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। चेरों के बाद हम बात करते हैं चोलों की। चेरों के बाद किसकी बात करेंगे? चोलों की। तो चोल हैं, चोल इनकी जो राजधानी है वो है मल्लूर, उत्तरी मल्लूर। राजधानी उत्तरी मल्लूर और इनका जो प्रतीक है वो कौन सा है? बाघ। प्रतीक कौन सा है? बाघ। और चोलों में महत्वपूर्ण 2-3 शासक हैं, उनका योगदान रहा है। एक तो है एलारा। पहला शासक कौन सा है? एलारा। और बाद में हम देखते हैं कि इनकी राजधानी उत्तरी मल्लूर थी, ये प्रारंभिक राजधानी उनकी। लेकिन चोलों ने बाद में क्या किया कि जो तंजावुर है, जिसको तंजौर बोलते हैं, है ना, तो तंजौर को राजधानी इन्होंने बना दिया था। लेकिन वो बाद में बनाए, ये प्रारंभिक राजधानी, ये हमें ज्यादा याद रखनी है। उसके बाद एलारा जो शासक था, एलारा ने क्या किया? श्रीलंका पर आक्रमण किया था और श्रीलंका के शासक को परास्त करके और वहां पर 50 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक है? 50 वर्ष तक श्रीलंका पर शासन इसने किया था, इसलिए महत्वपूर्ण शासक था और उसने अपने क्षेत्र का विस्तार भी किया था। दूसरा जो इस काल का महत्वपूर्ण शासक है वो है करिकाल। और जो करिकाल था उसने क्या किया? अपनी विजय यात्राओं को और अधिक बढ़ाया और उसने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। और इसकी जो सफलताएं हैं, उसकी सफलताएं, उनकी सफलताओं की जो हमें जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? पट्टिम पाले से। ठीक है, पट्टिम पाले से करिकाल की सफलताओं की जानकारी हमें मिलती है। और इसने 2 युद्ध लड़े। एक तो लड़ा वेणी का युद्ध, वेणी का युद्ध। और वेणी के युद्ध में उसने कितने? 11 राजाओं को परास्त कर दिया। और वो राजा कौन से थे? कौन से राजा थे? बच गए जो चेर और पांडे। कौन से? चेर व पांडे। इन्होंने संघ बनाया तो चेर और पांड्य राजाओं के संघ को उसने परास्त कर दिया। 11 राजाओं के संघ को वेणी के युद्ध में इसने परास्त कर दिया। उसके बाद उसने एक और युद्ध लड़ा, वो था वाहे पर नंदलई। नाम थोड़े से टफ हैं। वाहे पर नंदलई। वाहे पर नंदलई के अंदर उसने चेर और पांड्य के कितने राजाओं के संघ को परास्त कर दिया? 9 राजाओं के संघ को उसने परास्त किया। इसलिए 2 महत्वपूर्ण युद्ध है उसके, एक तो वेणी का युद्ध और दूसरा वाहे पर नंदलई का युद्ध। ये करिकाल ने लड़े और इसकी सफलता का उल्लेख पट्टिम पाले में मिलता है। ठीक है, तो ये था करिकाल। इसके अलावा करिकाल ने क्या किया कि जो राजधानी है उसमें भी परिवर्तन है वो कर लिया था। और करिकाल ने व्यापार के क्षेत्र में भी अपना योगदान है वो दिया। तो इस प्रकार करिकाल है वो एक महत्वपूर्ण शासक हमारे सामने हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पांड्य, क्योंकि जो चोल है तो तंजावुर का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जो करिकाल था उसने
जो इनके बंदरगाहें हैं उनकी भी स्थापना उसने करने में महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया। उसके बाद बात करते हैं पांड्य। पांड्य मदुरा क्षेत्र में थे, है ना, और राजधानी थी इनकी मदुरै, और इनका जो प्रतीक था वो था कारप। कारप यानी मछली, मछली इनका प्रतीक था। और पांड्य राजाओं की बात हम करें तो पांड्य राजाओं में जो शासक हैं उन्होंने संगमों का आयोजन किया था। हमने पढ़ा कि जो पांड्य शासक थे 197 राजा थे, उन राजाओं ने क्या किया अपने काल में जिनका संगमों का आयोजन है वो किया था। ठीक है, तो संगमों का आयोजन करने में भी पांड्य राजाओं की भूमिका है वो महत्वपूर्ण रही थी। इसमें हम बात करें तो पहला जो शासक है वो था नेडियोन। जो नेडियोन था उसका एक महत्वपूर्ण काम है कि उसने क्या कर दिया, समुद्र पूजा करनी प्रारंभ कर दी। कई बार पूछा जाता है पतिनी पूजा और समुद्र पूजा के बारे में, तो समुद्र पूजा का प्रारंभ वो किसने कर दिया था, नेडियोन ने कर दिया था। और दूसरा जो शासक है उसका नाम है पल सालई मुकुदुमी। अब थोड़ा अजीब सा नाम है, पल सालई मुकुदुमी। ये एक महत्वपूर्ण शासक था और इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा था। पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा था कौन, पल सालई मुकुदुमी। और इसने क्या किया, वैदिक यज्ञ भी किया है ना, वैदिक यज्ञ किया यानी धार्मिक अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, जिसको बोलते हैं ना अपने अग्नि कुंड, है ना। तो वेदिकाएं उसने बनाई, अग्नि वेदिकाएं बनवाई और वैदिक यज्ञ भी उसने संपन्न करवाए। वैदिक धर्म में वो आस्था रखता था और उसने एक उपाधि भी धारण की थी, माहेश्वर की उपाधि। कौन सी उपाधि, माहेश्वर की उपाधि। और एक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो कुषाण वंश का शासक था विम कड़फिसस, है ना, जिसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, तो उस विम कड़फिसस ने भी शिव का उपासक था और माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। और माहेश्वर की उपाधि इसने भी धारण की, किसने, पल सालई मुकुदुमी। उसके बाद पांड्य वंश का जो तीसरा शासक हमारे पास महत्वपूर्ण आता है वो है नेडुजेलियन। नेडुजेलियन था। अब नेडुजेलियन ने क्या किया, एक नंबर पर बात तो है, कोवलन को मृत्युदंड, कोवलन को मृत्युदंड दे दिया उसने। यानी पहले हमने पढ़ा था कोवलन जो शिल्पाधिकारम की जो कहानी है इलामो वाली, तो उसमें जो कोवलन पात्र है उसको मृत्युदंड पांड्य राजा ने दिया था, मदुरै जिससे जल गई थी, तो उसको मृत्युदंड दिया था। तो वो राजा कौन सा था, नेडुजेलियन था। कौन था राजा, नेडुजेलियन था। उसने क्या किया, कोवलन को मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, तो ये थे पांड्य वंश के शासक नेडियोन जिसने समुद्र पूजा की। उसके बाद है पल सालई मुकुदुमी जिसने प्रथम ऐतिहासिक राजा जिसको माना जाता है, और उसने वैदिक यज्ञ भी किए और माहेश्वर की उपाधि धारण की। और उसके बाद आता है नेडुजेलियन, और नेडुजेलियन ने क्या किया कि शिल्पाधिकारम का जो पात्र है कोवलन नायक है उसको मृत्युदंड उसने दे दिया था। तो ये काम किसने किया, नेडुजेलियन ने किया। तो ये थे चेर, चोल और पांड्य राजवंश के शासक। उसके बाद हमारे पास बात आती है पांड्य शासकों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले पांड्य राज्य में आया था मैक्सिनीज। कौन आया था, मैक्सिनीज, जिसकी हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, है ना। मैक्सिनीज जब भारत आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जिसने क्या लिखी थी, इंडिका लिखी थी। तो मैक्सिनीज जब पांड्य राज्य में गया तो वह बताता है हमें कि वहां पर हेराक्लीज की पुत्री शासन कर रही थी। क्या क्या बताता है, हेराक्लीज की पुत्री का वहां पर शासन था। दूसरा वो बताता है कि यहाँ का जो समाज था वो मातृस्तात्मक था। ठीक है, क्या बताता है, यहाँ का समाज है वो मातृस्तात्मक था। और इनके जो बंदरगाह कोलची जिसको बोलते हैं, कोरके या कोलची, वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये बातें हमें कौन बताता है, मैक्सिनीज बताता है पांड्यों के बारे में कि वहां पर हेराक्लीज की पुत्री का शासन था, समाज है वो मातृस्तात्मक था।
और कोल्ची था वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ के समाज के बारे में। समाज के बारे में बात करें तो समाज में 4 वर्ण हैं। वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण हैं। एक तो है अरसर, एक है अंडनार, एक है वेनिगर और एक है वेलाल। 4 वर्ण है। अब 4 वर्ण है। पहला अरसर। अब स्कूल लेक्चरर में पूछा गया था अरसर क्या है? अरसर क्या है? शासक वर्ग है। और फिर है अंडनार, ये क्या है? ब्राह्मण। और वेनिगर यानी ये है व्यापारी। और उसके बाद वेलाल, ये क्या है? किसान। तो ये 4 वर्ण उसमें संगम काल में थे। अरसर शासक वर्ग, अंडनार ब्राह्मण और वेनिगर व्यापारी और वेलाल किसान। इनको हमें याद रखना है। अब हम बात करें कि जो समाज था उस समाज में क्या था? दास प्रथा भी प्रचलित थी। और समाज में ये जो निर्धारण किया गया था ये किसके निर्धारण पर था? व्यवसाय के आधार पर था। यानी जन्म के आधार पर कोई निर्धारित नहीं था बल्कि व्यवसाय के आधार पर निर्धारित था। दास भी थे वो। उसके बाद हम बात करते हैं शासक वर्गों में जो कि शासन प्रणाली है वो कैसे चलती थी। सर्वे सर्वा है वो कौन था? राजा हुआ करता था। और राजा का दरबार यानी मनोरम है से ही सारी आज्ञाएं हैं वो निकलती थी। इसके अलावा जो सेनापति था वो भी उसका सहयोगी था। और सेनापति को क्या बोला जाता था? एनाड़ी बोला जाता था। और जो सैनिक शहीद हो जाते थे तो उनके लिए वीरकल बनाए जाते थे। वीरकल यानी उनके समाधि स्मारक, जिनके जो सैनिक शहीद हो जाया करते थे। और युद्ध के अंदर है महिलाओं को ये बंदी बना लेते थे तो उनको मंदिरों में दीपक जलाने का काम है, पूजा करने का काम है वो दे दिया करते थे। तो वीरकल बनवाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संगम काल था उसमें हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और पश्चिम के साथ जैसे रोम के साथ भी व्यापार है ना, जिस प्रकार जो नेडुजेली, एक बात हम रह गई कि व्यापार में उसकी भी रुचि थी नेडुजेलियन की, जो कि पांड्य शासक था। उसने क्या किया कि रोम के अंदर अपने राजदूत भी भेजे और दक्षिण के क्षेत्रों में व्यापार के हमें काफी संकेत मिलती हैं। ठीक है, और बाकी हमें अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।